Okay, so today we'll be starting like our next chapter. So earlier we studied this heat or thermal effects, okay, thermal properties of matter, जिसमें particularly हमने heat का discussion किया हुआ था, in detail discussion heat का किया हुआ है हमने. अभी बात करें तो next topic है हमारा KTG. KTG मतलब क्या है? KTG is related to kinetic theory of gases. ओके सो आज का जो टॉपिक है, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. देख लेते हैं इसे. ओके सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब टर्म क्या है? टर्म समझ में आ रहा है कि काइनेटिक टर्म है. काइनेटिक टर्म का मतलब बेसिकली मीनिंग क्या है कि हमें स्टडी ऑफ गैसेस देखना है, लेकिन उसके किस पर्सपेक्टिव को? काइनेटिक पर्सपेक्टिव को देखना है. और बाद में हम ये समझेंगे कि काइनेटिक पर्सपेक्टिव से कैसे गैस की सारी प्रॉपर्टीज को हम रिलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? जो गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं. गैस की प्रॉपर्टीज मतलब कैसे गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम, ये सब काइनेटिक मेथड से कैसे डिस्कस किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. काइनेटिक मेथड मतलब, काइनेटिक मतलब स्पीड. मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कितना है, उनसे ये सारी चीजें कैसे रिलेट होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो पहले सबको आइडिया ये क्लियर है कि चैप्टर में हम स्टडी क्या करने वाले हैं. चैप्टर में हम रिलेट करना सीखेंगे क्या, कि जो गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो कैसे रिलेटेड होती हैं गैस की अदर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स से. क्लियर? तो पहले ये बताएं यार, ये क्लियर है सबको कि हम चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? यस सर. ओके ओके गुड. सो कोई डिफाइन करेगा कि व्हाट इज, अगर मैं एक डेफिनेशन टाइप देखना चाहूँ, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है? कैन एनीवन फ्रेम व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? The kinetic motion of the gas molecules. नहीं नहीं, नॉट दिस. Something else, like just only I explained what we'll study in the chapter. You need to stick your idea to those words only. Microscopic properties of gases. Of course, okay. These two are called microscopic properties. That's fine. कुछ और relate करें? Simple. It is very simple. Study of these three and relating them with the microscopic properties. Okay. So kinetic theory of gases मतलब basically क्या है? Kinetic theory of gases मतलब to study pressure, temperature and volume of gases okay, volume of gases with respect to or relating them to the microscopic properties. Okay, so to study of pressure, temperature and volume of gases with respect to other microscopic properties like speed and kinetic energy of molecules. ओके सो बेसिकली अगर मैं ये चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर में हम दो तरीके से डिस्कशन करेंगे. पहले क्या करेंगे, हम पी, टी और वी इनको स्टडी करेंगे, फिर इनको किससे रिलेट करेंगे? स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी से. पार्ट समझ आया कैसे हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर? पहले हम स्टडी करेंगे कि पी, टी और वी इन सब में क्या रिलेशन होता है,
फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है इन सारी चीजों से। सो हमारा पूरा चैप्टर इस तरीके से समराइज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना रहेगा कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम किस तरीके से रिलेटेड है और कैसे ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड और बाकी डिटेल्स पर डिस्कस डिपेंड करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे टर्म हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, बताए? कोई गेस कर सकता है कि वॉल्यूम क्यों डिपेंड करता है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल पे? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ ये कंटेनर है और सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर उनकी कोई स्पीड नहीं होगी तो क्या वो इस पूरे कंटेनर में रह पाएंगे क्या? अगर सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे होंगे तो वो यहाँ पर होंगे ना, रेस्ट पे। क्या पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएंगे क्या? नो सर। नहीं। तो समझ आया कि वॉल्यूम क्यों, गैस किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसका वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई कर पाता है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ आया क्या? तो क्या ऐसे डिफाइन करने की जरूरत है या जस्ट आप ये दो फिगर से समझ गए? तो ये गलत है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जबकि इस फिगर में वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो व्हाई इट इज? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यस सर। सो यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, इट इज because of motion of its molecules. ओके, वॉल्यूम के बाद दूसरी बात कर लेते हैं, प्रेशर। बताएं प्रेशर क्या होता है? अगर हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में देखें तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स। जब फोर्स अप्लाई होगा तभी प्रेशर होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल वगैरह रेस्ट पे रहते तो क्या ये फोर्स अप्लाई करते क्या? नो सर। ओके, सो अगर मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, रेस्ट पे, सो रेस्ट मतलब नो फोर्स। सो अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे सो नो प्रेशर। लेकिन अगर ये मोशन में है, इन मोशन है, सो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है, मतलब उनके पास कुछ स्पीड है, सो ये क्या अप्लाई करेंगे? ड्यू टू दैट स्पीड फोर्स अप्लाइड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? ये फोर्स अप्लाई करेंगे। सो ड्यू टू मोशन क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? प्रेशर। तो ये समझ आया कि किस तरीके से मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट करेंगे वॉल्यूम से, प्रेशर से, और नेक्स्ट क्या रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर बताएं। टेम्परेचर डायरेक्टली, टेम्परेचर सिंपल है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी के वजह से ये कोलिजन करते हैं, तो जो वो एनर्जी रिलीज होती है वही किस फॉर्मेट में हमें दिखती है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स is related to temperature. अच्छा, बताए कोई डाउट? क्या तीनों चीजें ये समझ में आया कि कैसे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है? सो मतलब काइनेटिक थ्योरी का पर्सपेक्टिव क्या है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से इन तीनों चीजों को रिलेट करना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. ओके, अब ये पूरे चैप्टर में दो वर्ड बार बार आएंगे, क्या? रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, रियल एंड आइडियल, ये दो वर्ड बार बार आएंगे। तो हम पहले इन वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला वर्ड है रियल गैस। कोई बताएगा रियल गैस का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? रियल गैस मतलब ऐसा कुछ अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंपल मीनिंग है ये जो गैस हम देखते हैं, गैस फेज, उसी को हम क्या बोलते हैं? रियल गैस बोलते हैं। तो मतलब रियल गैस मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रियल गैस मतलब सिंपल क्या है?
it is the phase of matter. It is a phase of any matter. So रियल गैस क्या है? एक टाइप का कोई भी मैटर, कुछ भी है, उसका क्या है? एक फेज है। उस फेज की खास बात क्या है? गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सॉलिड होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वैसे गैस का क्या होता है? गैस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? indefinite volume. हाँ, गैस के लिए टर्म हम ये यूज कर लेते हैं कि वैसे गैस जिनका क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। ओके, सो इट इज अ फेज ऑफ एनी मैटर, phase of any matter having indefinite shape and volume. तो इसका कुछ वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि किस कंटेनर में रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। मतलब रियल गैसेस मतलब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये क्या है? एक फेज है, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या है? स्टडी ऑफ रियल गैसेस is complicated. So प्रॉब्लम क्या है कि रियल गैसेस का जो हम स्टडी करेंगे, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कैसे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या कर लिया? एक इजी रेफरेंस सेट कर लिया। क्या? इजी रेफरेंस सेट कर लिया, और उसे हमने क्या बोल दिया? अपना आइडियल गैस। क्या बोल दिया? आइडियल Ideal गैस। gas. तो आइडियल गैस मतलब है क्या एग्जैक्टली? क्या आइडियल गैस मतलब कोई गैस है क्या? नहीं, आइडियल गैस मतलब कोई गैस नहीं है। आइडियल गैस क्या है? एक रेफरेंस। एक ऐसा रेफरेंस जिस पे फॉर्मूले बनाना, सॉल्विंग करना एक इजी हो जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? अपना आइडियल गैस। तो देखें, रियल गैस मतलब सिंपल जो हमारी रेगुलर गैसेस हैं उन्हीं को हम रियल गैसेस बोलते हैं। अभी बात करते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है? इट इज अ रेफरेंस it is a reference gas for which pressure, temperature and volume can be related easily. Clear? तो अभी ये पॉइंट क्लियर है कि हमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है। पॉइंट समझ में आया कि रियल गैस मतलब हमारी एक्चुअल गैस। जैसे मैंने बात की हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन क्या हो गई? एक रियल गैस। ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सारी चीजें क्या हो गई? रियल गैस है, ठीक। अब पॉइंट ये है कि इनके लिए जो सॉल्विंग होगी किसकी? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो हमने क्या बना लिया? एक रेफरेंस बना लिया। उस रेफरेंस की खास बात क्या होगी कि उनमें इन तीनों चीजों की सॉल्विंग क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमने डिफाइन की कि अगर गैसेस इस इक्वेशन को लाई कर रहे हैं, मतलब वो गैसेस सिंपली सॉल्व किए जा सकते हैं। सो इक्वेशन क्या है? सबको पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो देख रहे हैं पी, वी और टी कितने सिंपल तरीके से रिलेटेड हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले दोनों बात समझ आई। रियल गैस मतलब एक्चुअल गैस, और आइडियल गैस मतलब कोई गैस है क्या? नहीं, ये क्या है? एक रेफरेंस है जो एक इजीली इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है। अभी पॉइंट क्या है कि क्या रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी? नहीं।
बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कब फॉलो करेंगे इस इक्वेशन को, ये एकदम 5 स्टार कैटेगरी, कोई बताएगा कब रियल गैसेस फॉलो करती हैं आइडियल गैस को? नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, कंडीशन एट लो प्रेशर, Potential. नहीं, एट लो प्रेशर एंड, high temperature. यस, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. At low pressure and high temperature, the real gases follow the ideal gas equation. समझ आया? आगे हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर नहीं है तो फिर क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा. बट अभी थॉट समझ आया सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, कि ये एक सिंपल हमने एज्यूम कर लिया, मतलब आप समझो ये कुछ ऐसा है कि अभी न्यूटन, याद है न्यूटन स्कूलिंग में ऐसा ग्राफ था एक्सपोनेंशियल, बट हमने क्या बताया कि अगर छोटा सा डिफरेंस है तो उसे हम क्या मान सकते हैं, ऐसा लीनियर, और क्या ले सकते हैं, एवरेज. तो आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था. यही चीज हम यहाँ पर करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज रियल गैसेस की हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उसके जगह हमने एक सिंपल इक्वेशन देखी और देखा कि किस कंडीशन में रियल गैसेस वो सिंपल इक्वेशन फॉलो करेंगी. तो किस कंडीशन में? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर. इस केस में क्या होगा, वो रेफरेंस गैस जो हमारी आइडियल गैस हम मान रहे हैं उसके जैसा बिहेव करेंगे वो. ठीक है, ओके. तो कुछ एजम्पशन एज्यूम की गई किस चीज को लेके, आइडियल गैस को, कि अगर नॉर्मल गैस को आइडियल गैस जैसा हम बनाए तो क्या एजम्पशंस रहेंगी. सो एजम्पशंस दो तरीके से बेस्ड हैं. जैसे मैं चैप्टर की स्टार्टिंग बताऊं, चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने बताई कि 3 चीजें हमें स्टडी करनी है चैप्टर में, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. और किस बेसिस पे करनी है, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से. तो काइनेटिक थ्योरी, एक्चुअली जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या है, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को लेके. ठीक है, सो हम यहाँ पर आइडियल गैस पहले एज्यूम करेंगे और उसके बाद में चैप्टर के लास्ट में भी ये बताएंगे कि और क्या क्या एजम्पशंस ली गई हैं काइनेटिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए. तो हम अगर बात करें कि आइडियल गैस अगर हमें डिस्कस करनी है तो हमने क्या क्या एजम्पशंस ली हुई हैं. सो देखिए आइडियल गैस की एजम्पशंस क्या हैं. अ गैस behaves like ideal gas if, दो चीजें हैं, if size of its molecules, size of its molecules is very small. very small मतलब negligible. ओके, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो है अगर उनका क्या साइज. बेसिकली नेग्लिजिबल मतलब कैसा, पॉइंट मास. कैसा, पॉइंट मास. तो पॉइंट मास क्या कहते हैं, याद है फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट बनाया करते हैं पार्टिकल, फिजिक्स में हम क्या लिया करते हैं, पार्टिकल. तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल मतलब ये कि इसका खुद का कुछ साइज वगैरह नहीं है, इस पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया फिर ये कहाँ मूव करेगा, वो सारी चीजें. तो यहाँ पर बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होना चाहिए, साइज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए. और दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसी भी टाइप का, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. intermolecular attraction force is also very small. ओके, मतलब ये भी क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा.
ओके, सो ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, नेग्लिजिबल रहेंगी। तब हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल गैस किसके जैसा बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैसेस की तरह। ठीक है, तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या दिए हैं, लॉज दिए हुए हैं कि कैसे एक आइडियल गैस बिहेव करती है। ठीक है, सो उन्हें क्या बोलते हैं, गैस लॉज भी बोलते हैं। तो गैस लॉज देख लेते हैं हम। ऑलरेडी आई गेस केमिस्ट्री में आप लोगों ने गैसियस स्टेट पढ़ लिया है क्या? Yes, sir. हाँ, तो मेरे हिसाब से गैस लॉज तो सब लोगों को फिर क्लियर होंगे। बात कर लेते हैं। पहला गैस लॉ सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले कौन सा लॉ आया था? Boyle's law. बॉयल्स लॉ। ओके, वेरी गुड यार, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आल्सो किस कंडीशन को रिलेट करता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, सो बॉयल्स लॉ किस चीज को रिलेट करता है, आइसोथर्मल कंडीशन को। मतलब बॉयल्स लॉ क्या बताता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमेशा माइंड में रखना है गैस इक्वेशन। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर क्या हो गया, एन और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Inverse V. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर? तो मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस is constant, then its pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। मतलब बेसिकली लॉ क्या हो गया कि अगर T कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये कब है, व्हेन T कांस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, तो हम प्रेशर और वॉल्यूम रिलेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा P1/P2। क्या रेशियो बनेगा, P1/P2। ये बन जाएगा क्या, उल्ट रिवर्स इनवर्स रेशियो आएगा V2/V1। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो अगर सॉल्विंग करना है, कुछ फाइंड करना है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लिख सकते हैं। और अगर रेशियो वगैरह बताना है तो इस तरीके से इनवर्स रिलेशन कर सकते हैं। बताए बॉल्स लॉ में किसी को कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, ठीक है, केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपने इसे डिटेल में देख ही लिया होगा। अभी ग्राफ अगर हम बताएं P और V में, सो हमें पता है कि T कांस्टेंट है। सो इस टाइप का जो ग्राफ होता है जिसमें X प्रोपोर्शनल टू 1/Y होता है, कौन सा ग्राफ बनता है, ये फेमस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या वेरी गुड। सो ये कौन सा फेमस ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। सो ये अपना हो गया क्या, हाइपरबोला। अच्छा, अगर इनमें से किसी और के साथ T के साथ ग्राफ बनाए, किसी का टेम्परेचर के साथ प्रेशर का बनाए, सो हमने कंडीशन ही क्या मानी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। सो क्या आएगा ग्राफ, कांस्टेंट आएगा। ओके, ठीक है, तो ये था बॉयल्स लॉ, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किए हैं इसके बहुत। हाँ ठीक है, तो बढ़िया है, आप लोग कर लेंगे ये। बॉयल्स लॉ हो गया। दूसरा क्या है बॉयल्स के बाद, सर चार्ल्स लॉ। सर वो सेकंड ग्राफ में वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगा ना? नहीं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बट प्रेशर अपना एक ही जगह रहेगा। वर्टिकल तब आता जब मैं इस ग्राफ को चेंज कर देता हूँ। इस ग्राफ को मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या, प्रेशर वेरिएबल करता हूँ, पी को इधर रखता हूँ और टेम्परेचर को इधर रखूँ, तब क्या होगा, तब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मतलब कैसा रहेगा ग्राफ, ऐसा। समझ आया?
इसका मतलब ये है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हाँ इवन हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो। सॉरी एक मिनट सर उल्टा लेकिन बोल दिया मैंने। टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, यही ग्राफ उल्टा आएगा। टेम्परेचर को ही चेंज नहीं करना है, तो प्रेशर हम कितना भी चेंज करें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल रहेगा ये ग्राफ क्योंकि टी कांस्टेंट है, तो प्रेशर को कुछ भी चेंज करेंगे तो टी पे चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किस टाइप की प्रोसेस को बताता है? आइसोबैरिक। ओके, आइसोबारिक। तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, हटा दें, तो फिर वी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? T. टी। तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए। क्या कंडीशन आएगी? वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा ये चीज जरूर ध्यान देना कि ये टी किस में है? केल्विन में। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ऊपर तो कांस्टेंट था, जरूरत नहीं थी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है इन केल्विन। ओके, ये कब है? व्हेन क्या कांस्टेंट है? P इज इक्वल टू कांस्टेंट है। सो इसमें सिचुएशन सिंपल सॉल्व हो जाएगी। रेशियो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा, V1 बाई V2 विल बी T1 बाई T2। स्ट्रेट रिलेशन रहेगा, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ग्राफ्स कैसे हो जाएंगे? V प्रोपोर्शनल टू T ना, सो T V प्रोपोर्शनल टू T मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉट रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकली प्रूव है कि ये ग्राफ ओरिजिन पर जाएगा, बट कभी हम 0 केल्विन तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो इसलिए हम बता नहीं सकते उस चीज को। ये किसमें? केल्विन में है। ठीक है, अगर इसके अदर ग्राफ देखें, लाइक टेम्परेचर को किसके साथ? प्रेशर के साथ। सो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इवन टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी। सो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इवन चेंज हो रहा है। ओके, चार्ल्स लॉ क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. ओके, चार्ल्स लॉ के बाद बात करते हैं। चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट कौन सा है? गेलुजैक्स लॉ। ओके, गेलुजैक। इसमें क्या चीज को बताया? जैसे हमने चार्ल्स में बात करें, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, V प्रोपोर्शनल टू T लेके आए, तो गेलुजैक में लास्ट क्या बचा? किस चीज को कांस्टेंट करेंगे? PV इज इक्वल टू nRT। आइसोकोरिक। या सो कौन सी प्रोसेस? V को कांस्टेंट करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू T दिख जाएगा। सो लिख लेते हैं इसे। अच्छा, गेलुजैक को प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, तो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रेशर लॉ का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है क्या? नहीं, प्रेशर लॉ मतलब चार्ल्स लॉ नहीं लिख देना है। गेलुजैक को ही क्या बोलते हैं? प्रेशर लॉ। सो बिकॉज ये प्रेशर के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर लॉ, नॉट बिकॉज ऑफ आइसोबारिक। ओके, तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? ये है आइसोकोरिक कंडीशन। सो कंफ्यूज मत होना है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में। क्या सिचुएशन रहेगी? प्रेशर लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेशर के बारे में बता रहा है। आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम हट गया तो प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कब होगा? व्हेन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका तो हमें डायरेक्ट समझ आ गया, क्या रहेगा? P प्रोपोर्शनल है तो मतलब वही रेशियो आएगा, P1 बाई P2 क्या हो जाएगा? T1 बाई T2। और गलती नहीं करना कभी भी, T डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना, इसमें हमेशा T किस में रहेगा? ये केल्विन में, बिकॉज ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन केल्विन इसे रखेंगे। ओके, बताएं, ये क्लियर है यहाँ तक? गेलुसैक? यस। ओके, नेक्स्ट बताएं। Avogadro's law. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो अगर हम बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही मतलब प्रूव होता है वो। सो एवोगैड्रो लॉ अगर हमें देखना है तो उसके पहले अपन लिख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद हम एवोगैड्रो को वहां पर लिखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिखा दी। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब तीनों लॉज को रिलेट करते हैं और वहां पर एक कांस्टेंट आता है। सो ये कांस्टेंट क्या बन जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। तो हमें इसे अच्छे थोड़ी सी डिटेल से समझ लेते हैं इसे, या एक मिनट, इसका दूसरा जो वर्जन रहेगा एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड, एक सेकेंड, पहले एवोगैड्रो ही देख लेते हैं, पहले एवोगैड्रो देख लेते हैं फिर आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं क्योंकि आगे डिटेल भी देखनी है। नेक्स्ट ला पहले एवोगैड्रो ही देख लेते हैं। ओके, बताएं एवोगैड्रोस लॉ क्या है, बताएं। V proportional to N. V प्रोपोर्शनल टू n, ओके सही है। ये क्या है एग्जैक्टली, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Pressure and temperature. टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो ये डिस्कस किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या किया जाता है कि किसी गैस में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस बात पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे उसके वॉल्यूम पे, या फिर बात करें कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। सो लॉ क्या है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। ये यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम हमेशा क्या यूज कर सकते हैं, V1/V2 N1/N2 नंबर ऑफ मोल्स। सो एवोगैड्रो ने क्या किया, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड पॉइंट आया कि उन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए कि किसी भी एक फिक्स वॉल्यूम पे फिक्स रहते हैं। सो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को क्या बोलते हैं, STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को क्या वर्ड यूज करते हैं, STP। कोई बताएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या कंसिडर किया जाता है? 25 degrees Celsius and 1 bar. ओके, नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 degrees. 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये हुआ स्टैंडर्ड केल्विन। टेम्परेचर। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, STP। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि यार STP पर एक 22.4 लीटर वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उन्होंने डिफाइन किया। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 liters volume of any gas has
6.023 into 10 to the power 23 molecules। समझ आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी फाइंडिंग थी। उन्होंने कैलकुलेट किया अपना कि 22.4 लीटर्स वॉल्यूम में एसटीपी पर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस फेमस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ओके, एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ओके, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, तो ये नंबर कब किस में डिफाइन है? ये एसटीपी पर डिफाइन है कि इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। टेम्परेचर प्रेशर अगर हम अलग कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी। सो ये फेमस नंबर था एवोगैड्रो नंबर, इसलिए एवोगैड्रो लॉ पहले अपन ने देखा। इसके बाद देख लेते हैं अपन फाइनल क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ये सारे लॉज को हम मिला दें, सारे लॉज को रिलेट करें, तो क्या इक्वेशन हमारी बनती है? PV इज इक्वल टू nRT। R यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट। सो देखें, PV इज इक्वल टू nRT में सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। P क्या है अपना? प्रेशर, V वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब ये किसमें? केल्विन स्केल में। उसी स्केल को, टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, कुछ फॉर्मूले हमें देख लेने हैं। जैसे बात करें स्मॉल n मोल्स के, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉस और मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो इसे किस तरीके से लिखते हैं फिर हम? स्मॉल n इज स्मॉल m बाय कैपिटल N। तो ये हो गया क्या? मोल्स का अपना फॉर्मूला, कि मोल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे काम की बात क्या देख रहे हैं? R गैस कांस्टेंट। सो ये गैस कांस्टेंट क्या होता है? सभी टाइप के गैसेस के लिए सेम होता है, इसलिए सभी टाइप के आइडियल सिचुएशन में। सो इसके लिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो इसे टर्म यूज करते हैं क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है? कैपिटल R। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? हमें डिफरेंट सिस्टम में ध्यान देना है इससे। चले बताएं, जब हम फिजिक्स में सॉल्व करेंगे तो इसे हम किस सिस्टम में सॉल्व कर रहे होंगे? MKS सिस्टम में। किसमें? MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.4। ओके, अगर हम इसे प्रिसाइजली देखें तो ये वैल्यू 25/3 को रिप्रेजेंट करती है। तो एग्जाम में कभी जरूरत पड़े तो 25/3 भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा बताएं? यहाँ पर अगर हम देखें यूनिट, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा? देखिए, प्रेशर वॉल्यूम बाय NT ये रहेगा। प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चले, R को प्रॉपर लिख लेते हैं यहाँ पर। R फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हो जाएगा PV बाय NT। सो देखिए, P प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम का कितना रहेगा? मीटर क्यूब। मोल्स का मोल और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या आ जाएगा बताएं? जूल पर मोल।
जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर क्या हुआ, 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर। देखें ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल केल्विन। अब यार न्यूटन इंटू मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपको याद हो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन हुआ करता था, याद है? सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन जैसा है, मतलब इसका यूनिट जूल जैसा कह सकते हैं हम। तो इसका जो फेमस यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, जूल के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो देखें इसे हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर मोल केल्विन। ओके, सो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। ओके, ये किस यूनिट में, MKS यूनिट में। अब देखें इसे, अगर हम इसी को किस में कन्वर्ट करें, कैलोरी में, मतलब MKS बोल देंगे, ठीक है। हम इसे डिफरेंट पैटर्न में देख लेते हैं। अगर हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बताएं क्या हो जाएगा। कैलोरी मतलब जूल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.314 को किससे डिवाइड करेंगे, 4.186 से डिवाइड कर देंगे, 4.2 या 186 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। सो ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा ये 1.998 कुछ आएगा। सो जिसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2। तो जब हमें आंसर कैलोरी में चाहिए होगा हीट वगैरह, कैलोरी पर मोल केल्विन, ओके, तो हम आर को क्या यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेशर को किस में ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, किस में ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम को किस में ले रहे हैं, लीटर में। तो बताओ क्या चेंजेस आ जाएंगे, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें आर की वैल्यू में। बताएं। तो देखें यहाँ पर कर लेते हैं यार, यहाँ पर कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें जूल लेके आना है, तो ये समझें हमें क्या करना है, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब कितना प्रेशर होता है, 1.01325, याद है, इंटू 10 टू द पावर 5। ये हो गया किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर। अच्छा, वॉल्यूम 1 लीटर कितना होता है मीटर क्यूब में, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सोचो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि ये न्यूटन इंटू मीटर क्यूब या फिर जूल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम इन दोनों को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 क्या ATM डैश लीटर, कैपिटल L लिख देता हूँ, वो जूल में किसके इक्विवेलेंट होगा, तो कितना होगा 1.01325 वगैरह हटा देते हैं, इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसे मैं क्या करूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, देखें किसके इक्वल हो जाएगा, 101.325 जूल। कोई डाउट क्या इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटमॉस्फेरिक इंटू लीटर को, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर को अप्रोक्सीमेटली जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लिख दिया करेंगे, 100 जूल। कोई डाउट क्या इसमें। ओके, अच्छा अब रियल में देख लेते हैं। तो रियल में क्या होगा कि इस नंबर को, जूल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। सो देखें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर को क्या करेंगे, 8.314 को डिवाइड करेंगे किससे, 101.325। कोई डाउट क्या किसी को। तो आंसर क्या आएगा, ये 83 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये नंबर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो पहले तो 2 जीरोस लगा देते हैं, तो 0.08। अब ये 314 नहीं आएगा, उससे कम आता है। आपको याद होगा, आई गेस केमिस्ट्री में सुना होगा, 2 1 821।
क्लियर? ये किस यूनिट में है? atmospheric liter. एटमॉस्फेयर और लीटर में पर मोल केल्विन। बता, तीनों चीजें आर की समझ में आई? किसी को कोई डाउट क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कब किस चीज को कैसे यूज करना है? यार ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चले डिफरेंट फॉर्मेट्स देख लेते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट मतलब डेंसिटी और कुछ टर्म्स में देख लेते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स कर लेते हैं। देखिए डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब पहले ये समझ लेते हैं कि इसे डेंसिटी वगैरह से कैसे रिलेट करेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ये, ठीक है। लेट्स से हमें क्या लेके आना है? डेंसिटी लेके आना है। क्या लेके आना है? डेंसिटी। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं किस चीज को लेके, डेंसिटी। तो बताएं डेंसिटी लेके आना है तो किस चीज को चेंज करेंगे? Volume. Volume. हाँ वॉल्यूम, ठीक है। मोल को चेंज कर देंगे ना। मोल को क्या लिख सकते हैं? मास और Sir, मॉलिक्यूलर मास। और इधर मास अब मॉलिक्यूलर मास को अलग ले आते हैं, इधर ले आते हैं। ये क्या बन जाएगा? मास ओवर वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा इनडायरेक्टली? ये क्या बन जाएगा इनडायरेक्टली? Density. डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं किसको? प्रेशर को। तो प्रेशर या फिर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा पी एम अपॉन RT. आर टी। ये हम इस तरीके से डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं। या फिर यूजुअली क्या होगा, डेंसिटी को कंपेयर करा सकता है और प्रेशर पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो आर टी बाय एम। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान देनी है कि डेंसिटी कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? रो मतलब क्या है यहाँ पर? डेंसिटी। तो मास और वॉल्यूम को क्या लिख देंगे अपन? डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरी बन सकती है इक्वेशन एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। तो यहाँ पर तो हमने डेंसिटी के बारे में बात की, दूसरा टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पी इज इक्वल टू एनआरटी। पहले देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंपल फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स से एन से। कुछ बुक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे रिप्रेजेंट करता है? म्यू से। क्या हो जाएगा? वो होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये आप लोग को पता है या नहीं? हाँ। सबको पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं? एन इंटू एन ए। सो ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल एन से या फिर म्यू से। केमिस्ट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को? N. कैपिटल एन से, ठीक है। और ये एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एन अपॉन एन ए या फिर म्यू अपॉन एन ए से, या फिर कैपिटल एन अपॉन एन ए से कर देते हैं, बेटर रहेगा। कैपिटल एन अपॉन एन ए से। सो रिप्लेस कर देते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन एन ए। कोई डाउट इसमें किसी को? हमने यहाँ पे साइड में यूज क्या किया?
हमने यूज किया कि कैपिटल एन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन अपॉन एन ए। कोई डाउट क्या है किसी को यहाँ पर? नो सर। नहीं। अब क्या करते हैं, इसे पी वी इज इक्वल टू एन को अलग कर लेते हैं और आर बाई एन ए अलग लिख लेते हैं। ये लिखने का पर्पस क्या था कि ये जो आर बाई एन ए है ये बहुत ही एक फेमस कांस्टेंट होता है। पी वी इज इक्वल टू एन के टी, स्मॉल के आ जाता है यहाँ पर। तो ये दूसरी इक्वेशन बनती है। चाहिए तो आप म्यू भी लिख सकते हैं। ध्यान दें कुछ बुक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या यूज करता है, म्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या यूज किया हुआ है, कैपिटल एन। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस था वो है क्या, के, वेयर के इज कॉल्ड, के का क्या नेम है बताएं? के का नेम यार? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये कैसे डिफाइन होता है तो हमने देख लिया अभी, के इज इक्वल टू कैसे डिफाइन है, के आर अपॉन एन ए से। तो यार दोनों ही कांस्टेंट है, आर और एन दोनों ही किस टाइप की चीजें हैं, कांस्टेंट है ना। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है ना। सो जिस तरीके से, बिकॉज आर कांस्टेंट है एन कांस्टेंट है, दोनों को डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर की वैल्यू याद रखो बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली समझ सकते हैं उसको। ठीक है। सो आर कितना है 8.314 अपॉन एवोगैड्रो कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके। तो इसका डिवाइड देखें, इसका डिवाइड आएगा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी इक्वेशन याद रहेगी। जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो ये कैपिटल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गैस। बताए यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है ये टोटली हमने किसका किया हुआ है, आइडियल गैस का। ओके। तो आइडियल गैस का मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं, आप एक बार देख लें और बताएं कुछ अगर डाउट है तो चेक कर लेते हैं हम। तो थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं रियल गैस। बताएं रियल गैस क्या है। रियल गैस मतलब ये नॉर्मल जो फेज ऑफ गैस है, मतलब फेज ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये जो गैस फेज है इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। Real. बट इसका सॉल्विंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो उसके जगह पे हमने क्या एज्यूम कर लिया, Ideal. एक आइडियल गैस, एक रेफरेंस एज्यूम कर लिया जिसमें वॉल्यूम टेम्परेचर बहुत ही इजिली रिलेटेड है। और हमने ऐसा क्यों एज्यूम किया, ऐसे रैंडम नहीं कुछ एज्यूम कर लेंगे कि पता चला ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऐसा यहाँ पर जाके स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और आपने क्या कह दिया, सर यहाँ पर पैराबोला दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने एज्यूम क्या कर लिया कि सर ये पैराबोला बना दिख रहा है, ऐसा पैराबोला दिख रहा है क्या, नहीं। तो एजम्पशन थोड़ा सा रिलेटेबल करना है। तो जो हमने रेफरेंस एज्यूम किया वो अच्छी बात थी कि मोस्टली सारे गैसेस ये रूल फॉलो करते हैं। कब, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो आगे अभी हम देखेंगे कि अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर नहीं है तो कैसे डेविएशन देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा कि आइडियल गैस की एजम्पशन तब फॉलो होगी जब हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स का खुद का कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वो क्या है, पॉइंट मास है, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन याद है ना, दो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो ज्यादा दूर जाने लगेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जब ये यहाँ पर सपोज कंटेनर है
और ये इस पे कोलाइड होके प्रेशर डालने वाला है, तो ये मॉलिक्यूल इसको खींच लेगा ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर इसलिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि उनका क्या है, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है पूरा। फिर हमने डिस्कस किए क्या, आइडियल गैस लॉज। ये गैस लॉज सबके लिए वैलिड है, सिर्फ आइडियल के लिए वैलिड है क्या? नहीं, रियल के लिए भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि रियल भी बिहेव करती हैं किसके जैसे, आइडियल के जैसे, अगर सिर्फ थोड़ी सी ध्यान दिया जाए, प्रेशर लो एंड टेम्परेचर हाई, तो ये आइडियल गैस जैसे ही काम करेंगे। तो फिर हमने वहां पर बॉयल्स लॉ देखा। बॉयल्स लॉ मतलब आइसोथर्मल कंडीशन। फिर हमने चार्ल्स लॉ दिया, मतलब आइसोबैरिक कंडीशन। फिर हमने देखा गेलुसैक, उसको हम प्रेशर लॉ बोलते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आइसोबारिक है, ये नहीं, ये है आइसोकोरिक, बट इसमें प्रेशर के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। फिर एवोगैड्रो लॉ, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन। बताए यहां तक किसी को कोई डाउट? जो आइडियल गैस इक्वेशन के दोनों फॉर्मेट हमने डिस्कस किए, टिल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, किसी को कुछ डाउट क्या? इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग थ्योरी में भी अच्छे से ध्यान देते जाएं, सुनते जाएं प्रॉपरली कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो ये था पूरा आइडियल गैस का डिस्कशन। अब हमें देखना है क्या, कि अगर प्रेशर लो नहीं है, टेम्परेचर हाई नहीं है, तो क्या होगा, क्या ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा क्या, P प्रोपोर्शनल टू V जब T कांस्टेंट है बट T हाई नहीं है, तो क्या हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा? बताएं। नहीं मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट समझ आया? अभी हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब वो जो आइडियल कंडीशंस थी उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, फील करना है आपको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो नंबर 1 सबसे पहले देख लेते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर क्या था, क्या PV इज इक्वल टू nRT में क्या चीज कांस्टेंट हो जाए, P और T, तो सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अच्छा, इसके जगह पर हम डायरेक्टली देख लेते हैं किसको, गैस कांस्टेंट को देख लेते हैं। मतलब PV इज इक्वल टू nRT में ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर हम P और V T को सबको बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें R इज इक्वल टू कितना है, R इज इक्वल टू हो जाएगा PV बाय NT। और इसे अगर हम प्लॉट करने का ट्राई करें तो देखेंगे इसका प्लॉट कैसा रहेगा, अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पे इसको प्लॉट करें। तो कोई एक चीज हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर हम प्लॉट करते हैं किसी अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके। ओके, सो ग्राफ बना लेते हैं इसका। प्रेशर वर्सेस, हम किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं, आर का, कि हम अगर प्रेशर क्या रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और टी का अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं। मतलब पहले किसी T1 पर T2 पर डिफरेंट टी पर बना लेते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि अगर आइडियल गैस है तो आर की वैल्यू हमेशा एट ऑल टेम्परेचर्स क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ये क्या है, आइडियल है, और ये कब होनी चाहिए, एट ऑल टेम्परेचर्स। बट ऐसा नहीं होता। अगर हम लो टेम्परेचर्स लेते हैं, अगर हम लो टेम्परेचर्स लेते हैं तो देखिए कुछ किस तरीके से गैस इक्वेशन की वैल्यूज मिलती हैं।
इस तरीके से। तो आपको सिर्फ ग्राफ का नेचर देखना है कि ग्राफ कैसे वहां तक पहुंच रहा है, कैसे ग्राफ बैलेंस होने का ट्राई कर रहा है, सिंपल होने का ट्राई कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन से कलर वाला ग्राफ आइडियल के क्लोज जा रहा है, येलो। येलो वाला। तो T3 इसे मान लेते हैं T1 और T2। तो इसका मतलब कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T3। क्यों? क्योंकि एट हायर टेम्परेचर्स गैस किसके क्लोजर पहुंचने लग जाती है, आइडियल। आइडियल गैस के। तो ये समझाने का पर्पस, ऐसा लर्न नहीं करना है इसे, बट समझना है अच्छे से ग्राफ को। क्या कि हमें पता है कि R की वैल्यू कितनी होती है 8.3, हमें पता है कि ये वैल्यू 8.31 होनी चाहिए, बट ये आइडियल के लिए होती है 8.31। रियल गैस उसकी 8.31 नहीं पहुंचती जल्दी। तो अगर हम गैस का टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो आप ये येलो ग्राफ से देख सकते हैं कि वेरी क्लोज टू स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ। ओके, ग्राफ समझ आया, आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है क्या कि R की वैल्यू कांस्टेंट होती है आइडियल के लिए। अगर अलग अलग गैसेस का देखेंगे तो हाई टेम्परेचर पर पहुंचने पर वो क्लोज टू कांस्टेंट आएगी। दूसरा, अगर क्या रख देते हैं, पीवी ग्राफ देख लेते हैं। सो फॉर आइडियल, ये जो हमने यहाँ पर देखा है R की वैल्यू 8.31 है क्या फॉर आइडियल, R की वैल्यू है 8.31। तो वैसे ही अगर हम किसके लिए प्लॉट करते हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्लियर, बॉयल्स लॉ प्लॉट करते हैं। सो ये किसके लिए, फॉर आइडियल। आइडियल मतलब हाई टेम्परेचर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, देखें तो हम ग्राफ बना रहे हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू P प्रोपोर्शनल टू V। तो P प्रोपोर्शनल टू V अगर आइडियल है तो ग्राफ कैसा रहेगा, तो देखें अगर आइडियल है तो ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरीके का। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल गैस को। लेकिन ये किसी टेम्परेचर पर है, बट अगर हम अदर टेम्परेचर पर देखें तो देखें ग्राफ कैसा देखने को मिलता है। तो अदर टेम्परेचर पर हम इसी ग्राफ को बना देते हैं। ओके, सो ये एक टेम्परेचर हो गया, और ये एक टेम्परेचर हो गया। अब तीनों ग्राफ से बताओ, कोई इंटरप्रेट करेगा, क्या समझने को मिल रहा है हमें? क्या समझने को मिल रहा है? आइडियल के पास में कौन सा ग्राफ है, T2. T2। T2 is close to ideal, T2 is close to ideal, बट कब, लो प्रेशर। जब प्रेशर क्या है, कम है। देखो क्या ऊपर के सेक्शन में क्लोज है क्या, नहीं। ऊपर के सेक्शन में पास में है क्या ग्राफ, नहीं, नीचे पास में है। तो जब प्रेशर लो है, और क्या चीज, रेड और ब्लू मैच नहीं कर रहा है, येलो वाला मैच कर रहा है, मतलब दो कंडीशन आइडियल, कब, एट लो प्रेशर, क्लियर। और एक चीज क्या ध्यान देनी होगी कि T2 पक्का ज्यादा होगा किससे, T1 से। क्यों? क्योंकि T2 ज्यादा क्लोज है किसके, आइडियल गैस के। समझ आया या नहीं? Yes, sir. पक्का दोनों ग्राफ अच्छे से समझ आए? ओके, तो यहां पर एक पॉइंट आता है, एक इंपॉर्टेंट रूल, क्या कि अगर हम ग्राफ और पीछे आते जाएं, मतलब ये बहुत ही लो टेम्परेचर्स के लिए बनाते जाएं, तो ये एकदम 5 स्टार कैटेगरी ग्राफ है। देखें क्या कि एक्चुअल में
अगर हम बहुत लो टेम्परेचर के लिए बनाएं, मतलब किसके लिए? लो टेम्परेचर के लिए। सो ग्राफ्स या पीवी ग्राफ फॉर लो टेम्परेचर्स। तो ये बताएं यार, क्या लो टेम्परेचर पे ऐसा वो हाइपरबोला दिखेगा क्या? दिखेगा क्या हाइपरबोला? नहीं दिखेगा। तो मैं थोड़े से हाईएस्ट से जाता हूँ लोअर की तरफ पे। तो लेट से एकदम मैंने एक सबसे पहला ग्राफ पिक किया, ये एकदम हाइपरबोला है। ये एकदम क्या है? आइडियल। अच्छा, हाइपरबोला जरूरी नहीं कि यहीं पे बनाओ, दूर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एकदम आइडियल हुआ। तो मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा? रिलेटिव बाकी सारे टेम्परेचर से ज्यादा। तो अगर मैंने इसे T1 माना है तो ये पक्का श्योर है कि T1 क्या होगा? ज्यादा होगा T2 से, तभी आइडियल आ रहा है। T3 और कम होगा, T4 और कम होगा। सो काफी कम टेम्परेचर पर हम बनाने वाले हैं ग्राफ, तो रियल ग्राफ नहीं बनेगा। तो देखें ग्राफ डेविएट होना शुरू हो जाएगा। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। समझ आया क्या? ये किसके लिए? T2 के लिए। अगर हम और ड्रॉ कर लेते हैं इसे T3 के लिए, तो इवन ग्राफ इस तरीके का मिलने लग जाता है। और T4 और कम टाइम के लिए देख लेते हैं तो इस तरीके का मिल जाता है। ये नियरली स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और फिर ये और कम देखते हैं तो और ज्यादा स्ट्रेट लाइन। अब किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? ये ब्लैक कलर का ग्राफ ऐसा कभी देखा है क्या कहीं? किसी ने जो ये ब्लैक कलर का बनाया मैंने ग्राफ, कहीं किसी क्वेश्चन में कभी देखा है पहले? किसी ने नहीं देखा इसे? अरे डीसी पांडे में लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन था, याद है? किसी को याद आ रहा है? ऐसा ग्राफ था। यार किसी को भी याद नहीं आ रहा है यहाँ पे? डीसी पांडे में ये वाला ग्राफ था, पी वर्सेस वी में जो ब्लैक कलर का ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ था। समझे? ये ग्राफ क्यों मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, समझे क्या? कि जब हम टेम्परेचर और लो लेने लग जाते हैं तो गैस क्या होने लग जाती है? लिक्विफाई होने लग जाती है। तो बेसिकली ये अभी गैस कंडीशन में है, ये भी अभी गैस कंडीशन में है, ये इधर गैस कंडीशन में है, बट इधर लिक्विड में है। तो लिक्विड से ट्रांजिशन होने लग जाता है। अगर आप ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई। हाँ, तो अब फीलिंग समझे क्यों ये 5 स्टार कैटेगरी ग्राफ है। देखना कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। समझना, सपोज ये गैस थी, अभी देखना जब हम ज्यादा टेम्परेचर पर बना रहे हैं, T1 पे बना रहे हैं, तो हम काफी सारा प्रेशर लगा रहे हैं, फिर भी ये क्या है? एक गैस ही रहेगी। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया, कूल करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ? अभी भी गैस है बट फंक्शन वो पैराबोलिक नहीं रहा, और T1 हम और डिक्रीज करते करते कहाँ ले आए? T3 में। तो अब अगर हमने एक लिमिटेड प्रेशर से ज्यादा बढ़ा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो फेमस पॉइंट हो जाता है हमारा, ये इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या बन जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या बन जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। कोई बताएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर कि जिससे अगर आपने और कम कर दिया, या सॉरी जिससे और ज्यादा लेके गए, तब आप प्रेशर चाहे जितना भी लगाइए, गैस लिक्विफाई कभी भी नहीं होगी, गैस लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखें गैस अभी भी दोनों फेजेस में क्या है? गैस है। लेकिन अगर हम कहाँ तक पहुंच गए? क्रिटिकल पॉइंट तक, तो फिर गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो क्रिटिकल पॉइंट समझ गए क्या है?
एक लिमिट है जहां पर गैस वो रह सकती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ देखें, अगर उससे भी कम टेम्परेचर पर आ गए तो ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? लिक्विड गैस का वेपर, लिक्विड गैस वेपर। मतलब समझ आया कि अगर हम वाटर को काफी टेम्परेचर पे कम लेके आ जाते हैं तो एक सिचुएशन होती है, अगर हमने प्रेशर काफी कम कर दिया तो लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ आया? तो इट इज लाइक सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमने प्रेशर क्या कर दिया है? कम कर दिया है, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और वहां पर वाटर और लिक्विड दोनों, सॉरी लिक्विड और गैस दोनों फेज में वहां पर एग्जिस्ट करेगा। सो ये लिक्विड गैस का वेपर फेज है जहां पे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लियर समझ आया ये ग्राफ? हाँ। पीवी ग्राफ किसी भी गैस का किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद उसमें क्या आ जाता है? ये लिक्विड फेज आना स्टार्ट हो जाता है। बता, पीवी ग्राफ क्लियर सबको? आइडियल ये आइडियल थी, बाकी सारी क्या है? नॉन आइडियल बिहेवियर है। मतलब आइडियल कुछ नहीं है, सिर्फ आइडियल थॉट क्या है? एक ज्यादा टेम्परेचर पर ले गए तो नॉर्मल गैस भी किसके जैसे बिहेव करेगी? आइडियल। आइडियल जैसे। तो मैंने यही बताया कि आइडियल गैस नहीं है, गैस वही है, सेम गैस है, लेट्स से वाटर वेपर है, बट बहुत हाई टेम्परेचर पर वो किसके जैसे बिहेव करेगी? आइडियल Ideal गैस के gas। जैसे। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो रेड कलर का कर्व है और ब्लैक कलर का कर्व है वो आएंगे। बताएं, यहां तक क्लियर सबको? यस सर। ओके, ठीक है, गुड। तो अभी नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर ग्राफ कैसा रहेगा? थर्ड पॉइंट। सो हमें पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V प्रोपोर्शनल टू T आएगा। सो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काम बन जाएगा। सो यहाँ पर ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। अभी हमने क्या कांस्टेंट रखा है? P कांस्टेंट। सो ग्राफ क्या आएगा? T वर्सेस V में अगर P कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? linear, लीनियर, स्ट्रेट लाइन। सो डिफरेंट प्रेशर पर चेक कर लेते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू T ग्राफ का। तो बना सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा? 1/P। मतलब अगर प्रेशर कम होगा तो स्लोप क्या होगा? ओके, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मैंने ग्राफ बनाया कि यार ग्राफ रहता है ऐसा, ये किसका ग्राफ है? T, हाँ, V प्रोपोर्शनल टू T। ये किसका है? आइडियल गैस का V प्रोपोर्शनल टू T। क्या रियल गैस ऐसा फॉलो करेगी क्या? नहीं। नहीं। कब ऐसा फॉलो कर सकती है रियल गैस? जब P constant। low pressure, पी नहीं, पी तो ठीक है, हाँ लो प्रेशर पे रहेगा ही। टेम्परेचर के बारे में बताएं। high temperature, हाई टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ पहले कुछ कर रहता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है। समझ आया? सो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर कैसा है ग्राफ? नॉन आइडियल। ओके, एंड एट हाई टेम्परेचर कैसा है? लीनियर। समझ आया? बताएं, कोई डाउट किसी को? V प्रोपोर्शनल टू T ग्राफ कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए आइडियल केस में, बट लो टेम्परेचर पर लीनियर नहीं होता और हाई टेम्परेचर पर लीनियर होता है। समझ आया क्या? बताएं, ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है।
अभी हम इसमें क्या करें, अगर हम प्रेशर कम कर दें, क्या कर दें, प्रेशर कम कर दें, तो फिर वो और अच्छा आइडियल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें हमने क्या कम कर दिया है, प्रेशर कम कर दिया है, तो ये जो डेविएशन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है वो डेविएशन क्या मिलेगा, कम मिलने लगेगा। समझ आया ग्राफ में डिफरेंस? हाँ। तो ये दूसरा वाला ग्राफ मैंने कहां पर बनाया, एट लो प्रेशर। तो आप देखो लो प्रेशर पर प्रेशर अगर काफी लो है तो इवन पहले से ही लीनियर होना स्टार्ट हो गया। समझ आया ना? तो दोनों कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्लियर समझ में आया? सेकंड ग्राफ का मतलब क्या है, अगर हमने प्रेशर को क्या कर दिया और कम कर दिया, ओके, प्रेशर को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो यहां पर ले लेते हैं कि ये P1 प्रेशर पे है और ये P2 प्रेशर पे है। P2 इज लेस देन P1, सो एट लो प्रेशर पे कैसा होगा, मोर आइडियल होगा। एट लो प्रेशर ग्राफ कैसा होगा, मोर More right. आइडियल, मींस मोर लीनियर। सो ये ग्राफिकल क्वेश्चन समझ में आ गया यार, कंपेयर कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे लगता है ये यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडियल गैस में पहले तो आपको ज्यादा इसमें क्वेश्चन कभी बनते नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे। क्या, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने, आपको ऑलरेडी पता होगा, क्या, वैन डर वाल। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या बना लेते हैं, रियल गैस इक्वेशन। सो उसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन। डन। सो फोर्थ नंबर क्या बन जाती है हमारी, वैन डर वाल इक्वेशन। तो वैन डर वाल इक्वेशन में क्या बताया उन्होंने, करेक्शन किया। क्या, कि अगर रियल है तो हमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं उनके करेक्शंस के। पहला ए पार्ट, वॉल्यूम करेक्शन। क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम करेक्शन। क्या रियल में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। सो इन रियल volume of molecules cannot be 0. तो इसका मतलब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, गलत वॉल्यूम यूज कर रहे हैं ना। हमें ज्यादा यूज करना चाहिए या कम यूज करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करें तो पहले क्या होगा, रियल में मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्क्वीज करें तो कुछ ना कुछ उनका मास आएगा ही ना, वॉल्यूम उनका आएगा ही। तो क्या कंटेनर के वॉल्यूम जितना रहेगा क्या गैस का वॉल्यूम? नहीं। सो गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कंटेनर माइनस मॉलिक्यूल। क्लियर? यस। समझ आया ना? ओके। तो हुआ क्या कि मॉलिक्यूल भी कुछ वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, और हमने कंटेनर को ही क्या बोल दिया था, गैस का वॉल्यूम। बट रियल में ऐसा नहीं होगा। तो रियल में जो अभी एक्चुअल वॉल्यूम हमें यूज करना चाहिए वो क्या यूज करना चाहिए, कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं v। और यहाँ पर उसने मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को एक कांस्टेंट से रिलेट किया, जिसे उसने क्या नेम दिया, b। b क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट है। ओके। नंबर बी, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, अभी इन रियल molecular force cannot be 0. Can be 0. तो इसका मतलब ये है कि मॉलिकुलर फोर्स, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब यहाँ के मॉलिक्यूल्स
यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या डालने वाले थे, यहाँ पर प्रेशर डालने वाले हैं। ये पॉइंट समझ आया? हाँ सर। तो ये मॉलिक्यूल जब हम प्रेशर डालने वाले हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को स्पीड क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी स्टिक कर गए वो इन्हें क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रियल में हमने इनका अट्रैक्शन क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, लेकिन अभी ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन मिलेगा ना उन्हें। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो होगा, मतलब रियल अट्रैक्शन जो होगा, रियल अट्रैक्शन वो क्या होगा, एज्यूम्ड वाले से ज्यादा होगा। एज्यूम्ड प्लस समथिंग। सो इसका मतलब क्या होगा कि बिकॉज वो अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगा तो अब वो ज्यादा प्रेशर भी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रियल प्रेशर जो होगा वो एज्यूम्ड प्रेशर से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उस ज्यादा को उन्होंने एक नए कांस्टेंट से डिफाइन किया था, क्या, a/v² से। ये a भी क्या है, वैंडरवेल कांस्टेंट है। सो a भी क्या है, वैंडरवेल कांस्टेंट है। यहाँ पर b भी वैंडरवेल कांस्टेंट है। तो दो चीजें वैंडरवेल ने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो दोनों करेक्शन समझ में आ गए। तो Yes, वैंडरवेल sir. इक्वेशन फाइनली क्या होगी, फाइनली वैंडरवेल इक्वेशन विल बी p प्लस a/v² into v minus b B. is equal to RT। ये क्या है, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। What? अगर यहाँ पर n मोल है तो NR. अच्छा ये, हाँ, इस गैस, इस इक्वेशन का सॉल्विंग हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपसे थोड़ी इस पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही रहेगा। वैंडरवेल इक्वेशन मैंने बताया ना कि आइडियल रियल गैस की जो सॉल्विंग है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीज। तो p प्लस n² into v minus nb is equal to nRT। ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पर्पस से याद रखना है, इन पे बेस्ड सॉल्विंग नहीं है हमारे सिलेबस में। ओके। आई गेस Yes. केमिस्ट्री में भी इनका डिटेल कुछ सॉल्विंग नहीं किया होगा, आपने किया है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं, ठीक है। इनको डायरेक्ट ही हमें बस याद रखना है कि वैंडरवेल ने करेक्शन किए थे, दो टाइप के करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन, और उसके बेसिस पर उन्होंने ये बता दिया था। ठीक। उसके बाद लास्ट वैंडरवेल इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने इक्वेशन बताई थी, क्या, क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर याद है क्रिटिकल पॉइंट। तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सो रियल गैसेस में हमें कुछ चीज देखने को मिलती है, क्या, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। अब देखिए क्रिटिकल कांस्टेंट कैसे डिफाइन है, समझे। एज प्रेशर इंक्रीजेज और विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये सबको क्लियर है? So with increase in pressure gas can be liquefied, but यहाँ पर एकदम जो मैंने पहले बताया था एकदम 5 स्टार कैटेगरी वाली लाइन है, क्या, कि हर बार ऐसा नहीं होगा। ये ग्राफ हमने देखा था कि ये लिक्विड हर जगह पर नहीं मिलता, हायर टेम्परेचर पर ये मिलता ही नहीं है। ग्राफ क्लियर, हमने ये डिस्कस किए थे ना ग्राफ। Yes sir. लिक्विड फेज और गैस फेज को एग्जिस्ट करती है एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बाद तो फिर आप कुछ भी करो, कितना भी प्रेशर लगाओ, वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, क्या, a max temperature above which
gas can never be liquefied with application of pressure. क्लियर? तो ये लाइन समझ में आई? इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई Yes. कि इसके ऊपर अगर है टेम्परेचर तो गैस लिक्विफाई होगी नहीं. और दिमाग में तुरंत ग्राफ याद रखना है कि क्रिटिकल के नीचे ही ये दोनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं. क्रिटिकल से अगर ऊपर के टेम्परेचर पे देखोगे तो सिर्फ गैस के इक्वेशन फॉलो होती हैं, लिक्विफाइड होती नहीं. और क्रिटिकल से और नीचे आ गए तो दोनों फेज को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं एट लो प्रेशर्स. क्लियर है? सो मतलब आप Yes. इनफाइनाइट प्रेशर भी लगा दो तब भी कन्वर्ट नहीं Liq- होगी अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हैं. ओके. और इसमें काम की बात क्या है? एट वॉल्यूम एंड pressure at this temperature are called critical volume and critical pressure. Clear? इसमें किसी को डाउट क्या? कोई क्लियर ये समझ आया? हाँ. और ये चीजें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर ये तो ये मैंने बताया कि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. वैन डर वाल ने सॉल्व किया हुआ है. ये इक्वेशन में से ये बताया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कब होगा. तो ग्राफ देखे, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं. ग्राफ में क्रिटिकल टेम्परेचर कब होता है? जब स्लोप क्या होने लगे? जीरो. थोड़ा सा चलो मैं बना देता हूँ फिर से यहाँ पे बना देता हूँ कि जब स्लोप जीरो होने लग जाता है तभी वो कन्वर्जन पॉसिबल होता है. और फिर काफी देर तक जीरो रहता है. वो सारी फेजेस हैं. तो मैं इस ग्राफ को फिर बना देता हूँ. गैस ये मान लेते हैं T1, ये T2, ये 3T, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. एंड जहां पर ये स्लोप क्या है? जीरो है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट. पॉइंट एट क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज होता है? पीवी ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? Zero. जीरो. सो डीपी बाई डीवी क्या रहेगा? जीरो. सो वैन डर वाल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं अपन. वहां से क्या सॉल्व करते हैं? डीपी बाई डीवी. और डीपी बाई डीवी जीरो ला के जो आंसर्स आते हैं उनको अपन क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं. तो हमें क्या करने हैं? हमें याद रखने हैं यार, सॉल्व करके आंसर. मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है. चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं. डिफरेंशिएट करके आपको क्या कर देना है? जीरो कर देना है. आंसर आपको याद रखने हैं कि जीरो करने के बाद क्या क्या आंसर आएंगे. जो टेम्परेचर का आंसर आता है वो आता है ये TC क्रिटिकल टेम्परेचर. ये आएगा क्या? ये आता है 8A अपॉन 27 BR. ए और बी क्या है यहाँ पर? Van der Waals constant. वैन डर वाल कांस्टेंट. उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर जो आता है, ये टेम्परेचर है. क्रिटिकल प्रेशर आता है A अपॉन 27B स्क्वायर. एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जो आता है वो आता है 3B. तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है. क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आता है और Yes, sir. कैसे आता है ये? वो वैन डर वाल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो को इक्वेट करते हैं डीपी बाई डीवी और वहां से वैल्यू निकालते हैं इन तीनों की. अच्छा, अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी टाइप वाला सॉल्व करें, किसके लिए? वन मॉलिक्यूल के लिए. अच्छा, ये हमने किसके लिए सॉल्व किया? वन मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि एन को हम नहीं लेके आए हैं. तो इनका रेशियो क्या आएगा अगर हम डिवाइड करें? तो कर लेते हैं. P
C into VC PV अपॉन RT। ये जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है 8/3। ये सारे गैसेस के लिए ये कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, ये फॉर्मूलेज पूरे याद रखने हैं तीनों। और ये फॉर्मूले कहाँ से आए, किससे क्लियर हो रहा है? ये ग्राफ से कि ये गैस है, ये यहाँ पे लिक्विड है, ये जो फेज है इसका ये क्या है, लिक्विड फेज है, और ये यहाँ पर गैस फेज है। तो लिक्विड से जो गैस का कन्वर्जन हो रहा है उस फेज की हम बात कर रहे हैं। बताएं, किसी को इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये सेगमेंट? Yes, sir. हाँ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो ये तीनों हमने फॉर्मूले याद किए और ये बात की कि ये जो वैल्यू है इसे देखें, P V P V, एक सेकेंड, सॉरी उल्टा आएगी वैल्यू, ये वैल्यू PV/RC ये आएगी 3/8। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट है फॉर ऑल गैसेस। फॉर ऑल गैसेस, ओके। तो यहां तक अभी हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, यहां तक हमने सिर्फ बात की है कि गैस में P, V और T क्या होते हैं, कैसे रिलेट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि इन तीनों को किससे, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब हम इन तीनों चीजों को किससे रिलेट कर देते हैं, स्पीड Speed और काइनेटिक एनर्जी से। ओके, तो आज का पूरा डिस्कशन सिर्फ बेसिक गैस के बारे में था कि गैस क्या चीज है, कैसे डील करना है। कल का डिस्कशन होगा कि गैस का काइनेटिक थ्योरी कैसे डिस्कस करना है। ओके Yes, sir. ओके देन, एक बार इसे रिवाइज करके रखें, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो लेक्चर भी अच्छे से रिव्यू कर लेंगे एक बार प्रॉपर। पहले आप नोट्स पढ़ने के बाद एक बार लेक्चर जरूर रिव्यू कर लें, जिससे क्लियर हो जाए कि आज हमने क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस किए हुए। ओके, चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके ओके देन, Bye, sir. बाय बाय एवरीवन, Bye. बाय।